नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत देश इस समय पूरी दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भारत इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं अब भारत में दुनिया के सुरक्षा सलाहकार भारत के अंदर आकर हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी की अध्यक्षता में हमारे भारत से ये जानना चाहते हैं कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, कैसे सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए, कैसे अपनी गुप्तचर इकाइयों को बढ़िया बनाया जाए। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल जी आज एक भारत के अंदर, आपको बता दें, दुनिया के कई देशों के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि आज भारत दुनिया को सिखा और बता रहा है। यही है भारत का विश्व गुरु बनने की शुरुआत। ये तो शुरुआत हो चुकी। आपको बता दें, भारत के अंदर एनएसए लेवल का कॉन्क्लेव हो रहा है और दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल जी की अध्यक्षता में यह चल रहा है, जिसके अंदर आपको बता दें अफगानिस्तान में पनपे आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे देश के बारे में बातचीत हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, आतंकवाद फैलाने वाले जो देश हैं, उनके जो पीछे से फंडिंग करने वाले लोग हैं, इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को आए दिन मारते रहते हैं, लेकिन वो आना उनका रुकता नहीं है और उनके पास हथियार, गोला बारूद और ये जो सब है, ये पैसे से होता है और पैसे से पीछे से फंडिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक इस आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस कॉन्क्लेव में आपको बता दूं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान समेत कई देशों के एनएसए भारत में आए हैं। अब ये भारत में क्यों आए हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि भारत विश्व गुरु की भूमिका में रहा है, पूरी दुनिया को उसने ज्ञान दिया है। हमारे देश के जो महान ज्ञानी हुए हैं, चाणक्य, उनकी जो राजनीतिक शास्त्र है, जो उन्होंने राजनीति के गुण बताए हैं, उसको आज भारत बेशक इग्नोर कर रहा है, लेकिन दुनिया उन चीजों पर चल रही है। जो भी देश चाणक्य की नीतियों पर चले, वो देश तरक्की करते चले गए। दुर्भाग्य से हमारे भारत में हमारे ही विद्वान के उस ज्ञान को बढ़ाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि चाणक्य एक ब्राह्मण थे और ये हमारे देश में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, क्योंकि जो भी आक्रमणकारी यहां आए, उन्होंने ये चीज महसूस की कि यहां जो ब्राह्मण है ये एक धुरी है सबको एक करने की, ये शक्ति का केंद्र है। ये देश बार बार आक्रमणकारियों से घिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। अब मैं यहां यह भी बता दूं कि ब्राह्मण, हमारे जो धार्मिक पुस्तक है उसमें ब्राह्मण जो है एक वर्ण है, जात नहीं है। यानी किसी दलित के घर में पैदा हुआ, दलित तो ये शब्द अब आया है, पिछला अगर हमारा इतिहास देखेंगे, जब वर्ण व्यवस्था थी तो किसी भी शूद्र के घर पैदा हुआ बच्चा भी ब्राह्मण हो सकता है अपने ज्ञान के आधार पर। उदाहरण के लिए जैसे कि संत रविदास जी, परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनकी जो विद्वत्ता थी, जो उनका आध्यात्मिक ज्ञान था, जो उनकी प्रभु से मिलाप था और लगन था, और जो उनकी आध्यात्मिक शक्तियां थी, उसके कारण उनको उस समय गुरु का स्थान प्राप्त था और सतगुरु का स्थान प्राप्त था, जिसके कारण उनको ब्राह्मण श्रेणी में माना गया। और इसीलिए मीरा जी ने उनको अपना गुरु बनाया था, क्योंकि गुरु परंपरा में यह है कि जो भी गुरु होगा वो जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। ये एक उदाहरण दिया मैंने। अब भारत पूरे विश्व को गुरु बनकर और ज्ञान देता था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहले हमारी वर्ण व्यवस्था को गालियां दी गई और कुठाराघात करके जाति की व्यवस्था ला दी गई। और जाति व्यवस्था के बाद अब भी केवल ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, जो कि मुगलों ने किया था, जो कि अंग्रेजों ने किया था, और आज भारत में जो ये काले अंग्रेज रह गए देश की आजादी के बाद, ये करने पे तुले हुए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जेएनयू के अंदर भी कुछ नारे लिखे गए, उसमें भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल हुआ। कश्मीर में जो हिंदू मारे गए, वो हिंदू मारे गए थे, उसमें ऐसा नहीं है कि वहां दलितों की हत्या नहीं हुई।
उसमें ऐसा भी नहीं है कि अन्य किसी हिंदू की हत्या नहीं हुई, लेकिन शब्द आप देखिए, गौर करिए, 1990 के दशक में जो जिनोसाइड हुआ वहां शब्द लिखा गया कश्मीरी पंडित, ताकि यह बताया जा सके कि केवल पंडित मारे जा रहे हैं, दलित तो बहुत सुरक्षित हैं। अब जाकर पोल खुल रही है, क्योंकि अब वहां की खबरें यहां तक आ पा रही हैं। पहले कश्मीर से फिल्टर होकर खबरें आती थी, हम तक पहुंच ही नहीं पाती थी, जो अखबार ने पढ़ा दिया वो हमने जान लिया, और वो उतना ही बताते थे जितना उनको लगता था कि भारत को जातियों में बांटने के लिए सहायक है। सत्य कभी बताया नहीं गया, कभी सत्य नहीं बताया गया कि धारा 370 जब तक लगी हुई थी तब तक वहां जो दलित थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। कश्मीर में उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बस आप यहां रहिए और नौकर की तरह जिंदगी जिए। यह धारा 370 हटने के बाद हुआ। यह कोई नहीं बताता था कि जब CAA क्यों लाया गया, क्योंकि जो अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, वहां उन देशों में और बांग्लादेश में दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहे थे, वो उन अत्याचारों से दुखी होकर भारत में आ गए या आना चाहते हैं। उनको नागरिकता चाहिए। आज आप मजनू का टीला चले जाइए, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जितनी फैमिलियां हैं उसमें कोई राजपूत, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, सब दलित हैं ज्यादातर। लेकिन इस देश की राजनीति करने वाले लोग इसी मोदी के विरोध में खड़े हो गए, और दुर्भाग्य से वो लोग भी खड़े हो गए जो अपने आप को या तो बौद्ध या तो दलितों के हितैषी कहते हैं। ना उनको पाकिस्तान में दलितों को चैन मिला, ना भारत में आने के बाद उनको आराम मिलने दे रहे हैं। ये कैसा राजनीति है? और ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को अब समय बदल रहा है। तो आज आप देखिए कि हमारे देश के NSA उसी भूमिका में फिर से नजर आ रहे हैं जो हमारे देश के चाणक्य थे, और आज दुनिया को वो बता रहे हैं कि आतंकवाद से कैसे मुकाबला किया जाए। तो इसमें जिक्र हो रहा है पंजाब में हाल ही में हुई घटनाओं का, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जब जो है पैसों का 2 नंबर से और हवाला के जरिए आने से मुश्किल हो गया है कि आज कोई यदि चाहे कि हवाला के जरिए आतंकवाद की घटनाओं को भारत में बढ़ाने के लिए पैसे भेज सके, कोई वहां से हथियार भेज सके, उसके बजाय अब उन्होंने दूसरा रूप बदला है कि ड्रोन के जरिए ड्रग के पैकेट गिराए जाते हैं। करोड़ों करोड़ का एक पैकेट होता है और उसको बेचकर पंजाब के अंदर वो पैसा हासिल कर रहे हैं। पंजाब की गली गली में नशा बांटा जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है, और देखिए कि किस तरह से सरकार बदलने से कैसा वहां षड्यंत्र सफल होता है कि आज जो सरकार वहां पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की है, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि जो ड्रग गली गली में बिक रही हैं उनको पकड़ा जाए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 38,000 FIR अलग अलग मामलों में हुई हैं, लेकिन आप सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये ड्रग बेचने वाले लोग ड्रग बेचकर ही जो पैसा कमा रहे हैं, इसी से तो आतंकवाद पनपेगा, इसी से तो ऑनर किलिंग की जाएगी कि ये पकड़ो रिवॉल्वर, ये गोली, और ये रहा 5 लाख रुपया, फला आदमी को गोली मार आओ। ये जो पैसे देने वाले लोग हैं, जो पैसे से मर्डर कराने वाले लोग हैं, पहले युवाओं को नशे की लत में लगा रहे हैं और उसके बाद उनसे देश में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, फिर से पंजाब को कश्मीर बनाने की तरफ ले चलना चाहते हैं, फिर से वो 80 के दशक के पंजाब को बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको भी समझना होगा। यहां मैं आपको एक हिंट और देता हूं जिसकी तरफ किसी का शायद ध्यान नहीं गया। आप गौर करिए, आम आदमी पार्टी कितने दिनों से देश में राजनीति कर रही है। इसके झंडे का रंग सफेद था जिसके ऊपर झाड़ू छपी होती है, लेकिन अभी आप देखिए जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे वो गुजरात का चुनाव हुआ है, फिर चाहे वो हिमाचल का हुआ है, फिर चाहे दिल्ली MCD का हुआ है, आज आप आम आदमी पार्टी के उस झंडे का रंग देखिए तो आपको पता लगेगा कि इस झंडे के कलर में कौन सा कलर शामिल कर लिया गया है। कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो झंडा है, उस झंडे का रंग इस झंडे में मिला दिया गया है। क्या ये आम आदमी पार्टी की सोची समझी एक साजिश है? क्या खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से कोई आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ है? एक बड़ा सवाल है और ये सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आया है, और इसीलिए
सूत्रों के हवाले से ये चीजें आई हैं कि आम आदमी पार्टी की एक्टिविटी पर ध्यान रखा जा रहा है कि ये जहां भी जा रहे हैं उस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि आपने दिल्ली देखा, दिल्ली में भी शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए गए। यानी एक मकसद समझ में आता है कि पूरे देश में जहां भी सरकार इनकी बनेगी, लोगों को नशे में डुबा दो, पैसे कमाओ, और फिर जब नशे में युवा डूबेगा वो किसी काम का रहेगा नहीं। फिर जब गरीब रहेगा, बेरोजगार रहेगा और बीमार रहेगा, तो इस देश के युवाओं को आप नशे की लत में जब डुबो दोगे और उनको किसी भी कीमत में शराब या ड्रग चाहिए, तो उसके लिए वो जो नशेड़ी होते हैं वो कोई भी अपराध करने से गुरेज नहीं करते। चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो, उनसे आप कुछ भी करा लो, बस एक ड्रग की पुड़िया उनको चाहिए। यही साजिश पाकिस्तान चाहता है, यही साजिश चीन कर रहा है, और इसीलिए हमारे देश में ये बैठ करके चर्चा हो रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी जनता को फ्री वादे करके, कुछ बांट कर, हमारा ही हमको देकर सत्ता में आ जाती है, तो ये एक सोचने का विषय है कि जनता इस समय कैसी स्वार्थ में डूब गई है कि उसको अपने स्वार्थ से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए देश में एक चिंता है कि इस देश का भविष्य क्या होगा। क्या इसी तरह से ये पूरा देश नशे की लत में डुबा दिया जाएगा? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां ड्रग की आदी बना दी जाएंगी? क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां, मान लो, चलो एक उदाहरण, एक सेकंड के लिए, कि आम आदमी पार्टी की पूरे देश में सरकार आ गई और केंद्र में भी सरकार आ गई, तो जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खोले, जो पंजाब में सरकार चला रहे हैं और पंजाब में गली गली में ड्रग बिक रही है, सोचिए पूरे देश में सरकार बनेगी, क्या हो सकता है? अब इस जैसे राजनीतिक दलों से आप कैसे निजात पाएंगे? जब तक जनता निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठेगी, देश और अपनी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचेगी, ये संभव नहीं है। हमारे देश के जो सरकार है इस समय हमारे देश में, वो राष्ट्रवादी सरकार है, इस पर विचार और मंथन कर रही है, लेकिन सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती। और सरकार क्या कर सकती है? जनता को केवल समझा सकती है। जिस तरह से दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन के रुझान आ रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? ये देश के लिए खतरनाक है। निर्णय आपको करना है कि आप कितने लोगों को इस बात को समझा पाएंगे। बहरहाल दुनिया हमसे सीखने आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही देश वाले लोग खुद को समझाने में नाकाम हैं। हमारे ही देश के लोग अपने हित को नहीं पहचान रहे हैं। ये जहां एक तरफ चिंता का विषय है, वहीं जैसा मैंने कहा कि सरकार है और सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के हित में सोच रहे हैं, लेकिन हमें भी सजग रहना होगा कि हमारे इर्द गिर्द यदि कहीं नशाखोरी हो रही है और हमारे इर्द गिर्द यदि कोई ऐसे लोग हैं जो इस नशाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका हमें प्रतिकार मिलकर करना है। सरकार तक सूचना पहुंचानी है। राज्य सरकार यदि इसमें विफल है तो आप केंद्र सरकार की जो इकाइयां हैं उनको कई ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम सूचना दे सकते हैं, तो हम दें, लोगों को जागरूक करें, ताकि इस देश में ऐसे राजनीतिक दल पनप ना सकें जो इस देश को पाकिस्तान का गुलाम या चीन का गुलाम बनाकर और इस देश में फिर से अराजकता और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वंदे मातरम।